नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCS मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो पेड जो आपका फरवरी से मार्च तक जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है फ्रेंड्स, मैं उसको आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स। और देखिए आज का डेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये डेट आपका 9/3/2024 का है, यानी कि ये कल का टेस्ट है फ्रेंड्स। और देखिए आज मैं 10 तारीख को मैं आपके सामने मैं अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप PCS मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और हाँ, आप इसका PDF के लिए फ्रेंड्स आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे फ्रेंड्स आप ज्वाइन होकर इसका PDF भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स प्लीज़। और आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इससे पहले जितने भी 1 से लेकर 7 तक अपलोड एक बार जरूर देखिए। चारों ऑप्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए और फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि 7 शील व्रतों का उल्लेख है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7 शील व्रतों का उल्लेख किस धर्म से है? तो देखिए ये जो है ना फ्रेंड्स, आपके ये जैन धर्म से संबंधित है। 7 शील व्रतों का जो उल्लेख है वो जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन हम बौद्ध धर्म की बात करें तो 10 शील व्रत का जो संबंध है वो किससे है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में 10 और जैन धर्म में 7, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे ज्ञान बिंदु का ये टेस्ट सीरीज का। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से पहले एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इससे बन सकते हैं मैं वो सभी अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं मैं आपको गलत क्वेश्चन, आप देखिए बहुत सारे आपको यूट्यूबर आपको मिलेंगे, वहाँ पर आपको गलत गलत क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से आपका लाइफ बदल सकता है और बन सकता है। तो प्लीज़ आप वही चैनल को फॉलो करें जो भरोसेमंद हो, जो लगे कि आप सही उत्तर उसका बता रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ में बताता हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स गलत ना हो। मैं चाहता हूँ कि आपका एक नंबर से स्कोर आगे बढ़े। तो बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा था कि बहुत सारे जो PDF जो देखिए फ्रेंड्स, ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो PDF जो भी पेड का आता है ना, तो उसमें सर बोलते हैं कि वो जानबूझ के उसमें गलत प्रोवाइड करते हैं उसमें आंसर। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसे वीडियो को अवॉइड करें, कोशिश करें कि जहाँ पे एक ऑथेंटिक वीडियो वहाँ पे देखें। और फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो तो मिला सकते हैं, देखते एक भी क्वेश्चन आपको गलत मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ना, तो देखिए ये क्या था कि यहाँ पे ना अर्थव्यवस्था में 2 न्यायालय अस्तित्व में था। एक पहला था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। तो ये जो दोनों था देख फ्रेंड्स, ये जो मौर्यकालीन न्याय की व्यवस्था थी ना, ये धर्मस्थीय और कंटक शोधन, तो ये दोनों फिर देखिए फ्रेंड्स, ये धर्मस्थीय जो था ना, ये दीवानी मामलों की सुनवाई करता था। ये धर्मस्थीय दीवानी मामले मतलब क्या कि वह रुपया वाला पैसा वाला। और ये कंटक शोधन जो था ना, ये फौजदारी मामलों को सुनवाई करता था। फौजदारी मामला था कि मारपीट वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक है धर्म महामात्र। तो देखिए मौर्यकाल में ना बड़े अधिकारी को धर्म महामात्र कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो देखिए पृथ्व्या प्रथम वीर जो फ्रेंड्स आपकी उपाधि थी ना, वो समुद्रगुप्त की। भारत का नेपोलियन हम किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त जो गद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे लक्ष्मी दोहित्र का भी उपाधि धारण किया था। लक्ष्मी दोहित्र की भी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की गंग वंश की राजधानी थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम गंग वंश की बात करें ना, तो ये गंग वंश कर्नाटक में शासन हो रही थी, ये गंग वंश। और इसकी फ्रेंड्स इसका जो स्थापना किसने किया था? तो ब्रज हस्त नामक व्यक्ति ने इसका स्थापना किया था गंग वंश की। किसने? तो याद रखिए, ब्रज हस्त नामक व्यक्ति ने क्या हुआ था? गंग वंश की स्थापना किया था। और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? तो तलकाड थी, तलकाड, याद रखिएगा। और याद रखिए यहाँ पे हेलीविड आपको दिख रहा होगा, तो ये होसल वंश के शासकों की राजधानी थी हलीविड, याद रखिएगा। किसका? तो होसल वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? तो हलीविड थी। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। तो देखिए संगम युगीन जो साहित्य लिखा गया ना, किस शैली में लिखा गया फ्रेंड्स? तो ये जो लिखा गया वो काव्य शैली में लिखा गया। संगम युगीन साहित्य जो लिखा गया वो काव्य शैली में लिखा गया। 6 नंबर कि चोल काल के विल्लाल होते थे। तो देखिए चोल काल में जो फ्रेंड्स बिल्लाल जो होते हैं ना, बिल्लाल किसको कहते थे? तो जो बड़े भूस्वामी जो थे ना, बड़े जमींदार वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते थे? विल्लाल कहते थे चोल काल में। तो बड़े भूस्वामी हो जाएगा इसका आंसर। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और बलबन के समय में सल्तनत की सेना को
हसम एक क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। ये बिल्कुल बलबन के समय में नहीं फ्रेंड्स, ये हुआ था इल्तुतमिश के ही समय में। तो इल्तुतमिश के समय में सल्तनत की सेना को हसम ए क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। अगला आपका 8 नंबर कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी ये मुगल काल के जो भी जो शासक किए उस सभी ने, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जितने भी थे, वो उनका एक ही मकसद था कि हिंदू मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करना। ठीक है ना। तो ये अधिकारी को ना मुहतसिब कहा जाता था, याद रखिएगा, मुहतसिब कहा जाता था, जो भी मंदिर और पाठशालों को तोड़ने का काम करते थे उसको। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स आपका एक मीर बख्शी है। तो देखिए, मुगल कालों में ना मुख्य सेनापति, जो मेन जो खास सेनापति होते थे, मतलब अगर जनरली क्या, सर्वोच्च सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था मुगल काल में। ठीक है। अब यहाँ पे वजीर किसको कहते थे, तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था मुगल काल में। और मीर ए समा मुगल काल में रसोई, जो शाही रसोई खाने को प्रधान को क्या कहा जाता था, तो मीर ए समा कहा जाता था मुगल काल में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मंसौरा की संधि 1818 ईस्वी में किन के बीच हुआ था। तो देखिए, अब ये मंसौरा की मस्जिद संधि कब हुआ, 1818 में। किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था होलकर तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, होलकर तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, तूफानी हिंदू उपनाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तूफानी हिंदू किसका उपनाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाम है स्वामी विवेकानंद का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तूफानी हिंदू उपनाम किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने। कब की, 1916 में। कहाँ की, तो मद्रास में। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने लीग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था। देखिए फ्रेंड्स, जब पहला नंबर तो यहाँ पे ऑप्शन में से कोई नहीं, ABC कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी ना, तो ये खुद जो थे ना, ये खुद अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ये खुद अध्यक्ष थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बी है, यानी कि जोसेफ बैप्टिस्टा। तो याद रखिएगा, ये जब होम रूल लीग की स्थापना हुआ था ना, तो उसके सचिव इसको बनाया गया था, जोसेफ बैप्टिस्टा को। याद रखिएगा, बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा को क्या बनाया गया था, तो सचिव बनाया गया था होम रूल लीग का। तो ये ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हूल विद्रोह हम समझते हैं। देखिए, हूल विद्रोह बोलिए या संताल विद्रोह बोलिए, दोनों सेम ही है, ध्यान रखिए। हूल विद्रोह बोलिए या संथाल विद्रोह बोलिए, ये हुआ था, आपको पता है कि रांची झारखंड में हुआ था। और ये हुआ कब था हूल विद्रोह यानी कि संथाल विद्रोह, तो ये हुआ था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और इसमें कौन कौन थे, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिए, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे। ठीक है ना। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि झारखंड में हूल विद्रोह हुआ था। अंग्रेज सब क्या किया था, इस विद्रोह को दबाने का काम भी किया था। तो 1856 में लगभग इस विद्रोह को दबा भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ है। तो देखिए, अब बोअर युद्ध जो हुआ है ना फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ये युद्ध। बोअर युद्ध कहाँ हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था, 1899 से 1902 में हुआ था। जब महात्मा गांधी क्या थे ना, कि जब एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत फ्रेंड्स महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो याद रखिए, बोअर युद्ध किस अवधि कब से कब तक है, तो 1899 से 1902 तक है। अगला आपका 14 नंबर कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस किस वर्ष हुआ था। देखिए, ये जो हावड़ा जो शिवपुर संयंत्र केस ना क्यों हुआ था, इसके पीछे पे रीजन है। देखिए, हुआ क्या था कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र में क्या होता ना कि एक शमसुल आलम की हत्या, ये शमसुल आलम जो थे एक DM पद के रैंक के एक बड़े अधिकारी थे अंग्रेज के, तो शमसुल आलम की ना हत्या कर दी थी। कब, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1910 को क्या हुआ था कि मतलब कि हत्या कर दी थी। किसने, तो अनुशीलन समिति के जो सदस्य, मतलब कि सदस्य ने हत्या कर दी थी इनका। तो इसीलिए क्या हुआ था कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस हुआ था 1910 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका 15 नंबर कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। देखिए, अब पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब किया गया था, तो यही किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। यानी क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा 22 मार्च 1924 को क्या हुआ था फ्रेंड्स कि क्रिप्स मिशन भारत में आया था। और क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था तो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है ना। तो इसीलिए पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब दी गई थी, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में दी गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को ना एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने पोस्टेड चेक की संज्ञा दी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सिपकिला दर्रा जो है वो कहाँ पे है, तो सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिला दर्रा जो है वो जोड़ती है, तो सिपकिला दर्रा किसको जोड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन में शिमला है, तो शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सिपकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ती है। एक ऑप्शन में आपका श्रीनगर से गिलगित को, तो याद रखिएगा ये जो बुर्जिला दर्रा जो है ना वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। जम्मू से श्रीनगर कौन सा दर्रा जोड़ती है, तो आपको पता है फ्रेंड्स, बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। और नेक्स्ट है आपका कि भारत एवं म्यांमार, तो याद रखिएगा कि तूजू दर्रा जो है ना वो भारत एवं म्यांमार को जोड़ती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। इससे पहले वाला वीडियो भी देखा तो मैं आपको बताया था ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो देखिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी आते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी आते हैं और काराकोरम पर्वत श्रेणी ये आते हैं। तीनों ट्रांस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन देखिए, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और एक और याद रखिएगा धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स की, देखिए ये चमेरा परियोजना जो है रावी नदी पर, ये आपका बिल्कुल सही है। फरक्का परियोजना फ्रेंड्स ये हुगली नदी पे नहीं है। फरक्का जो परियोजना है ना फ्रेंड्स, ये आपके वेस्ट बंगाल में ना भागीरथी नदी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पे है। और याद रखिए फ्रेंड्स, गंगा को वेस्ट बंगाल में भागीरथी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। गंगा जो हमारा नदी है ना उसको पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है, और उत्तराखंड में गंगा को भी क्या कहा जाता था, भागीरथी कहा जाता था। किस में, तो उत्तराखंड में जो गंगा बहती है उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो गंगा है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो भागीरथी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। ये टनक कपूर जो परियोजना शारदा नदी आपका सही है, तुलुल परियोजना झेलम नदी भी आपका सही है। अगला आपका 19 नंबर की जोना जलप्रपात किस राज्य में है। तो देखिए, जोना जो जलप्रपात है ना फ्रेंड्स वो किस राज्य में है, तो ये आपके झारखंड राज्य में है, रारू नदी पर। याद रखिए कहाँ पे, तो रारू नदी पर क्या है, ये स्थित है। अगला आपका 20 नंबर कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ है एक, तो ये फ्रेंड्स ये क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपके क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे है आपके निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, तो निम्न वायुदाब वाला क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर तो आपको डी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सही उत्तर बताया दूँ कि तेंदु वृक्ष से ना फ्रेंड्स ये बीड़ी बनाए जाते हैं। तेंदु वृक्ष से क्या बनाए जाते हैं, बीड़ी बनाए जाते हैं, और खैरा वृक्ष से फ्रेंड्स आपका कत्था बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेंदु वृक्ष से बीड़ी बनाए जाते हैं और खैरा वृक्ष से कत्था बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर की मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं। तो देखिए, ये जो फ्रेंड्स किस है ना, ये रेशम का है, यानी कि मलबरी हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, मूंगा हो गया, औक हो गया, ये सभी जो फसल है ये जो है ना रेशम के है, ये रेशम की किस्में है, ध्यान रखिएगा। मलबरी, ट्रॉपिकल, मूंगा, औक ये सभी। अगला आपका 23 नंबर कि आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आर्किड स्टेट के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो ये जानते हैं फ्रेंड्स हम लोग अरुणाचल प्रदेश को, जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। और देश की बात करें तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, तो जापान में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना तो सोन नदी, दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी ये सभी कोयला क्षेत्र खनन कोयला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा की बात करें तो दामोदर नदी जो घाटी है वो सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कोयला का जो खनन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो झारखंड में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिए, देश में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि सबसे पहले पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा ना 1976 में की गई या दूसरी बार 2000 में की गई। तो ध्यान रखिएगा कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई और दूसरी बार 2000 ईस्वी में की गई। और याद रखिए 1952 में क्या किया फ्रेंड्स, तो ये 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है आपको 26 नंबर कि कबल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो देखिए,
कवल बाघ अभयारण्य फ्रेंड्स जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है। तो देखिए परिदर्शक पति की अवधारणा जो है वो नायर जनजाति में पाया जाता है। अगला 28 नंबर की पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए पनिहारी जो है ना फ्रेंड्स ये गुजरात का भी है और राजस्थान, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये गुजरात और राजस्थान दोनों का लोक नृत्य है पनिहारी, गुजरात का भी और राजस्थान का भी। अगला आपका 29 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना ये आपके उड़ीसा में है, जो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है तो उड़ीसा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। ओरंग नेशनल पार्क फ्रेंड्स कहाँ है तो ये असम में है, ठीक है ना, असम याद रखिएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है फ्रेंड्स। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। इनके ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कितना बचा था 1960 में। इससे पहले वाला टेस्ट में बताया था कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद ना पंचांग सुधार समिति का गठन 1952 में किया गया और ये मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे तो मेघनाथ साहा। तो याद रखिएगा पंचांग सुधार समिति का गठन जब किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे तो मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में यह किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला 32 नंबर कि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये शामिल किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया लोक सेवा आयोग। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 संसद या विधायक अपने दल के अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी तो क्या हुआ संविधान संशोधन। तो याद रखिए फ्रेंड्स ये जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। 91वां संविधान कब हुआ था तो 2003 में हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें जो है ये मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स एक आपका ऑप्शन नंबर ए में है 86वां संविधान संशोधन। ये भी फ्रेंड्स आपका ना 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था और सॉरी 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सॉरी 91वां संविधान संशोधन कब हुआ 2003 में और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो जो शिक्षा का अधिकार था ना उसको मौलिक अधिकार में किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1985 में, यानी कि 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन और इसमें 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन में। अब देखिए फ्रेंड्स ये 61वां संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले वोटिंग करने का जो 21 वर्ष अधिकार था उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया 21वां संविधान संशोधन के तहत, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर कि लोकपाल का कार्यकाल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोकपाल की बात करें ना तो देखिए लोकपाल का कार्यकाल ये लोकपाल के अध्यक्ष या उसके सदस्यों की नियुक्ति ना सबसे पहले राष्ट्रपति करते हैं और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए वो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। अगला 35 नंबर कि तनख्वाह समिति का संबंध है। तनख्वाह समिति की स्थापना 2010 में किया था और इसका संबंध फ्रेंड्स किससे है तो इसका संबंध है कि चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से तनख्वाह समिति का इससे संबंध है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है कि शासन में नैतिकता के प्रश्न पर। तो देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो बीरप्पा मोइली थे और इसने क्या किया था कि शासन में नैतिकता के प्रश्न पर इसका मतलब कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि अपराध एवं राजनीति के बीच संबंध की जांच। तो ये देखिए ये बोहरा जो कमेटी का गठन जब किया गया था तो इसी में अपराध एवं राजनीति के बीच संबंध की जांच ये बोहरा कमेटी के गठन के बाद इसको किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो याद रखिए अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। और देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 330 दिख रहा हो फ्रेंड्स, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में याद रखिएगा लोकसभा में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 330 के तहत। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो बात करते हैं कि योजना आयोग के। तो देखिए योजना आयोग के जो अभी वर्तमान में हम लोग नीति आयोग पढ़ते थे, योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना फ्रेंड्स, तो उसमें उसके जो मतलब क्या, अगर उसके अध्यक्ष थे हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते थे, तो उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प्रथम वही थे। तो वो क्या किए थे कि वो मतलब कि उस टाइम क्या थे, योजना आयोग के अध्यक्ष बने थे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रधान था। तो देखिए मूल संविधान में न्यायाधीशों का प्रधान ना 8 था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन है क्या, अब देखिए वित्त आयोग एक कैसी संस्था है। देखिए फ्रेंड्स वित्त आयोग जो है ना, वो पहला नंबर तो एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है और एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णित है कि भारत का एक वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद 120 जो है ना फ्रेंड्स, वह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 120। अगर हम बात करते हैं कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो अनुच्छेद 210, याद रखिएगा अनुच्छेद 210 में है। और न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 348 में यह वर्णित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था। तो देखिए ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन हुआ था ना, ये वित्त आयोग के यानी कि 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर, याद रखिएगा 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर क्या हुआ था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है ना, और याद रखिएगा, और इसका गठन होने का रीज़न फ्रेंड्स ये था कि आपराधिक जो मामले होते हैं ना, उसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। अगला 42 नंबर कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ना कि राष्ट्रपति बनने के लिए, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में है फ्रेंड्स। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 58 में यह वर्णित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 में है। तो ये ध्यान रखिए 2-3 पॉइंट। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले वो 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, संसद चुने जाने के लिए योग्यता रखना चाहिए, देश का नागरिक हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, कोई लाभ के पद पर न हो। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं वर्णित नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा होंगे या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगला 43 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करते। देखिए फिर आपको पता है कि सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1967 तक। और सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति बनने वाले वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लगभग 12 सालों तक वो देश के राष्ट्रपति के पद पर थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो आपको पता है कि दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति बनने वाले वही व्यक्ति है, लगातार दो वर्षों तक, मतलब कि 2 कार्यकाल तक वो उपराष्ट्रपति क्या बने थे, वो जो देश के जो उपराष्ट्रपति बने थे 2 बार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो देखिए ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ना, ये 6ठे देश के हमारे राष्ट्रपति थे। ये 1977 से लेके 1982 तक ये देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी ये 6ठे राष्ट्रपति थे। अब 7वां कौन हो जाएगा, तो 7वां थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह की जो फ्रेंड्स वो 1982 से लेकर 1987 तक ये देश के राष्ट्रपति थे। 8वें थे फ्रेंड्स आर वेंकटरमन, ये 1987 से लेकर 92 तक देश के राष्ट्रपति थे। और ये आर के नारायण फ्रेंड्स, ये 9वें नहीं, ये 10वें थे। आर के नारायण जो 10वें देश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक ये देश के प्रधानमंत्री थे। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4-1-3-2 हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता। देखिए फ्रेंड्स अब हिंदू शब्द की बात करें तो देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि पारसियों से हिंदू धर्म संबंधित नहीं है। आपको पता है कि बौद्ध भगवान जो गौतम बुद्ध थे वो पहले हिंदू थे, जैन धर्म पहले हिंदू थे, सिख जो गुरु नानक जो थे वो किसने, सिख की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक ने की, भी हिंदू थे। लेकिन अगर बात करते पारसियों से तो ये आपके हिंदू नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ था ना, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। और ये भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर के, हाल ही में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कब औपचारिक रूप से अपना पदत्याग की घोषणा की थी? तो ये कब की थी फ्रेंड्स? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी 2024 को ये घोषणा की थी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया है? तो ये कब की किस सरकार ने किया है फ्रेंड्स? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। अगला 48 नंबर कि हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना को में शामिल हुआ है, यह कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में और ये ऑस्ट्रेलिया में, उपयुक्त दोनों में ये शामिल किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 49 नंबर की एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, आपको पता है कि ये कृषि से संबंधित है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर वीआर कंबोज को ये एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स एक आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप कम से कम उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नहीं आता तो एक बार सर्च कर लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए करता हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो को, अच्छे से कंटेंट को प्रोवाइड करता हूँ, तभी मैं आप लोग के लिए वीडियो करता हूँ। तो आप इतने मेहनत के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आप जो भी बड़े चैनल होते हैं उनका आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी अगर छोटा चैनल है तो प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें ग्रोथ करने में आगे आप लोग की, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये आप लोग के हेल्प से ना ये चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो छोटे चैनल है इसको ग्रोथ करने में आप मदद कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है क्या कि किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो किया गया है ना, ये हरियाणा में किया गया है। तो ये राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है जो हरियाणा के जो राज्यपाल है, उन्होंने क्या किया था, इसको शुरुआत किया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आओगे फ्रेंड्स। और उसके पीडीएफ के रेफरेंस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्दी इस पीडीएफ को दे दूं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।